Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the question paper of English. ठीक है जी, ये पेपर 2 है सीटेट का इंग्लिश का 28 दिसंबर 2022 का. So let's start with the first question. तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? That dash involves a transfer of given information from one person to another or from one form to another. तो इन्होंने बोला है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं, मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी चीज़ के बारे में, या एक तरह से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी. तो देखिए, जब इंफॉर्मेशन में गैप ही आ गया तो वो तो कोई एक्टिविटी है ही नहीं है. ठीक है जी. ओपिनियन गैप एक्टिविटी, इसमें सभी क्या देंगे? अपने ओपिनियंस देंगे. तो ओपिनियंस तो नहीं देना, ट्रांसफ़र करना है हमने. ठीक है जी. प्रेफरेंस भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है रीजनिंग गैप एक्टिविटी. तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन. तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? that as a teacher, while designing the task to be conducted in a language classroom, what criteria will you take into consideration? कि जब क्लासरूम में आप एक टास्क कर रहे हो, लैंग्वेज की क्लासरूम है आपकी, आपने लैंग्वेज सिखानी है, तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एज अ टीचर? सबसे पहला, टास्क शुड प्रमोट अटेंशन टू द मीनिंग, पर्पस एंड नेगोशिएशन. ठीक है, कि जो टास्क है लैंग्वेज सीखने का वो ज़्यादा उस चीज़ पे होना चाहिए कि उस चीज़ का मीनिंग क्या है या पर्पस क्या है. सेकेंड, टास्क शुड केटर द नीड्स ऑफ द लर्नर, की जो टास्क है वो लर्नर की नीड्स को फुलफ़िल करें जो वो सीखना चाहते हैं. या सी ऑप्शन, टास्क शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज प्रैक्टिस. या डी ऑप्शन, टास्क शुड प्रमोट सेल्फ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो ये है, इनमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा. तो देखिए जी, पहला ए ऑप्शन, या तो ठीक है टास्क ज़्यादा मीनिंग पे फोकस करेगा या पर्पस पे, या टास्क बच्चों के नीड्स को ध्यान में रखेगा. तो देखिए बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखना है, पॉजिटिव चीज़ है. सी वाला भी ठीक है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और डी में भी बच्चे की सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रमोट होगी. तो इसका सही ऑप्शन देखिए सेकंड वाला होगा, बी, सी एंड डी. ठीक है जी. नाउ कम्स मैच द फॉलोइंग. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है जी. तो सबसे पहला क्लासीफाइंग, जब हम चीज़ को क्लासीफाई करते हैं. देन कम इंड्यूसिंग, देन कंसेप्ट मैपिंग और टेकिंग नोट्स. तो ऑप्शंस देख लीजिए. पहला है लुकिंग द पैटर्न्स एंड रेगुलरिटीज़. दूसरा है शोइंग द मेन आइडियाज़ इन अ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मैप्स. ठीक है जी. देन राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, या पुटिंग थिंग्स दैट आर सिमिलर टुगेदर इन ग्रुप्स. तो देखिए जी, बहुत सिंपल सी इसमें चीज़ बोली गई है. क्लासीफाई करना क्या होता है? चीज़ों को ग्रुप्स में रखना उनकी सही जगह पर. तो जो ए है उसका तो सीधा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा. तो पहले देख लो ए का फोर्थ कहाँ पे है. तो ए का फोर्थ यहाँ पे आ गया. वैसे तो सीधा ही है कि हाँ फोर्थ ऑप्शन ही होगा, क्योंकि ए का फोर्थ और कहीं पे नहीं है, तो ये सारे कट जाएंगे. ठीक है. दूसरा, इंड्यूसिंग की बात की गई. इंड्यूसिंग क्या होता है? पैटर्न्स और रेगुलरिटीज़ को देखना. कंसेप्ट मैपिंग, वर्ड से ही पता लग रहा है. कंसेप्ट मैपिंग होता है जब हम माइंड में एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं उस चीज़ का, कंसेप्ट का, मैप की फॉर्म में, उसको कंसेप्ट मैपिंग बोलते हैं. तो सी का 2 हो जाएगा. ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन. देन लास्ट बचा टेकिंग नोट्स. जब हम नोट्स लेते हैं वो क्या होता है? जब हम नोट्स लिखते हैं अपने सिंपल वर्ड्स में, उसको टेकिंग नोट्स बोल देते हैं. ठीक है जी. तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है. Now comes the next question. In a classroom, students and teachers are discussing the theory of Chomsky. ठीक है, क्लासरूम में जो बच्चे हैं और टीचर है वो चॉम्स्की की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं. चॉम्स्की ने एज यू ऑल नो एलईडी थ्योरी दी थी. एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. उन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो ऑलरेडी उसमें एक क्या है, लैंग्वेज सीखने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है. ये चॉम्स्की ने बोला था. ठीक है, ये बाहर से नहीं सीखते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ऑलरेडी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. तो वन ऑफ देम इज शेयरिंग द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन विद द होल क्लास. तो उनमें से एक बच्चा उठा और वो इस थ्योरी के बारे में कुछ बताने लगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी क्लास को. तो उस लर्निंग को या उस लिसनिंग को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, होल क्लास इज इन्वॉल्व. किस तरह की लिसनिंग होगी? क्या वो इम्पैथेटिक होगी? इम्पैथेटिक तो देखो
सिंपैथी वर्ड जैसे होता है पिटी फील करना, एम्पैथी होता है कि खुद उस जगह पे जाके सोचना कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा, तो वो एम्पैथेटिक लिसनिंग थोड़ी है। क्लासरूम की बात हुई है। कंटेंट लिसनिंग, कि आप कंटेंट को सुन रहे हो। दूसरा एनालिटिकल, या फोर्थ एप्रिशिएटिव। तो देखिए एप्रिशिएट तो नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई, वो अपने एस्पेक्ट्स आपके पास रख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप एनालिसिस करोगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज एनालिटिकल लिसनिंग। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहले आती है एक्सपोजिटरी राइटिंग, फिर आती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक्सपोजिटरी होता है जब कोई मेन आइडियाज़, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखे जाते हैं, उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट कंसेप्ट एंड आइडियाज़ टू द रीडर, तो ये बिल्कुल सही बात है। और डिस्क्रिप्टिव मोस्टली प्रोफेशनल मार्केटिंग पीपल यूज़ करते हैं टू परसुएड अदर्स, ठीक है। या तो ए सही है या बी सही है या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, तो इसमें से दोनों ही सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लासरूम, क्लासरूम में टीचर ने क्या बोला, टीचर ने ना टेक्स्ट दे दिया बच्चों को और उनको बोला कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो निकाल लो और दूसरों के साथ शेयर करो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। तो देखिए एक्सटेंसिव तो होती है जब हम रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ करते हैं, तो इसमें लालच तो टीचर ने कुछ नहीं दिया। इंटेंसिव होती है जब हम नॉलेज के लिए कुछ करते हैं, तो इसमें नॉलेज की बात तो आई नहीं है, टीचर ने बस बोला फटाफट दे के इन्फॉर्मेशन निकाल लो। स्कैनिंग होती है जब हम एक एक वर्ड को अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब ही होता है जब दूध में से मलाई निकालने वाला काम होता है ना, उसको स्किमिंग बोलते हैं, कि मतलब बहुत सारा टेक्स्ट है उसमें से बस इंपॉर्टेंट बाहर निकाल लो, ठीक है, वो स्किमिंग होती है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैंग्वेज टीचर शुड प्रोवाइड डैश ड्यूरिंग सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, कि जब एक लैंग्वेज टीचर है बच्चे को लैंग्वेज सिखा रही है, पहली लैंग्वेज तो उसको आती है, सेकेंड लैंग्वेज सिखा रही है जो उसके लिए नई है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। पहला कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, तो ये तो नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या कहता है कि बच्चा इस लेवल पे है और वो आगे जाके इस लेवल पे बढ़ जाएगा, तो वो तो तब बढ़ेगा ना जब उसको ऑलरेडी वो चीज़ आती होगी, तो वो ये तो नहीं है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था, क्रैशन ने दिया था, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश में। क्रैशन ने दिया था, स्टीफन क्रैशन ने, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का, कि बच्चा एक लेवल पे है और जब वो चीज़ सीखता है तो वो एक लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ए ऑप्शन है तो गलत हो जाएंगे, तो देखिए सारी गलत हो गई है, तो बस फोर्थ वाला सही बचा, ठीक है। टीचर कैसे सिखाएगी, ड्रिल से, गुड प्रॉम्प्ट से और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट से, अच्छा इन्वायरमेंट देके, तो बी सी डी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट, कंसीडर द स्टेटमेंट। पहला ए ऑप्शन इज अ स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज अ पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ पीस ऑफ स्टूडेंट वर्क। पोर्टफोलियो एज यू ऑल नो, कि जैसे आप एक क्लासरूम में, आप फर्स्ट क्लास में हो, तो आपकी टीचर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो गई, आपने किसी चीज़ में पार्ट लिया, ठीक है, आपकी जो भी प्रोग्रेस है वो एक तरह से एक पोर्टफोलियो तैयार कर लेती है हर एक बच्चे का, कि बच्चे में कितनी सारी प्रोग्रेस आ रही है उस पूरी क्लास में, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास की आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस एक फाइल में लिखी जाती है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो ये पर्पसफुल कलेक्शन होता है बच्चे के वर्क का, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, पोर्टफोलियो इनकरेज करेगा बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए, ये बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है जी। पोर्टफोलियो की हेल्प से तो बच्चा देखेगा कि उसकी परफॉर्मेंस पहले क्या थी, क्या चेंजेस आए उसकी क्लास में, मतलब जिस टाइम वो फर्स्ट में स्टार्टिंग में आया था और फर्स्ट की एंडिंग हो रही है, तो उसमें क्या चेंजेस है, उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो बच्चे को वो पता लग जाता है, ठीक है जी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, दैट ऑड वन आउट निकालना है इनमें से कि कौन सा गलत है। एक तरह से पोर्टफोलियो इफेक्टिव होता है कम्युनिकेट करने के लिए पेरेंट्स के साथ बाय शोइंग द कंक्रीट एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, कि ये टीचर्स के हेल्प करता है ताकि वो पेरेंट्स को बच्चे का रिजल्ट दे सके कि ये आपके बच्चे की स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, बच्चे में ये चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है। पोर्टफोलियो एम्पावर करेगा लर्नर को टू असेस टीचर्स कैपेबिलिटी, तो देखो बच्चे इसमें टीचर की कैपेबिलिटी कहाँ से आ गई, पोर्टफोलियो होता है बच्चे से रिलेटेड होता है, पोर्टफोलियो बच्चे का बनाया जाता है, बच्चे की प्रोग्रेस का बनाया जाता है, तो सेकंड वाला ऑड वन आउट है, ठीक है।
आगे भी पढ़ लेते हैं। इट कैन प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट, ये बिल्कुल सही बात है, बच्चे को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो कैन प्रोवाइड टीचर एंड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनको पता लगेगा कि टीचर की भी कहाँ पे कमियाँ खामियाँ हैं और उनको क्या ज़रूरत है और बच्चे की क्या खामियाँ हैं। तो सेकेंड वाला ऑड वन आउट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ टीचर इज प्लानिंग द लर्निंग टास्क फॉर स्टूडेंट देन अ टास्क शुड बी, टीचर चाहती है कि बच्चे के लिए एक लर्निंग टास्क रखा जाए ताकि उसकी लैंग्वेज सही हो जाए, तो वो टीचर कौन सा टास्क रखेगी? क्या वो टास्क सिंपल और इजी होना चाहिए? तो वो क्यों रखेगी जब बच्चे की थिंकिंग ही नहीं डेवलप हो रही? सेकंड, कॉम्प्लेक्स हो नेचर में, इतना डिफिकल्ट भी क्या करना है? इक्वल हो बच्चे के लेवल से या स्लाइटली हायर देन, देखो बच्चे के लेवल से ऊपर होगा तो बच्चा कैसे कर पाएगा, तो बच्चे के लेवल के बराबर हो कि बच्चे का ये लेवल है। सेकंड क्लास के बच्चे को आप सेकंड क्लास की ही इंग्लिश सिखाओगे, फिफ्थ की तो नहीं सिखाओगे, तो वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है जी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज आस्किंग द स्टूडेंट्स टू राइट एसे एवरी मंथ, ठीक है। टीचर ने बोला बच्चों को कि वो हर मंथ एक ऐसे लिखे और सबमिट करे असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे टीचर का क्या पर्पस है, वो क्यों चाहते हैं कि बच्चे उनको ऐसे लिख के दें हर महीने, ताकि वो प्रोग्रेस देख सके बच्चे की, ये भी सही बात है। डिफरेंट राइटिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने राइटिंग रख के क्या करनी है बच्चे की? प्रोवाइडिंग ग्रेड्स, बच्चों को ग्रेड्स देना, लेबल करना, ये गलत बात है। चूज़ द बेस्ट राइटिंग फॉर अवार्ड, इसके लिए तो आप कंपटीशन भी करवा सकते हो, तो उसके लिए मंथ टू मंथ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि टीचर चाहती है वो बच्चे की प्रोग्रेस को असेस करे, ठीक है जी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक तमिल बॉय है, वो ना कनाडा में उसको जॉब मिल गई, ठीक है। तो वो वहाँ पे लोकेलिटी में रहने लगा लोकल पीपल्स के साथ, और वो जो लोग थे ना वो पंजाबी बोलते थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनके साथ रहने लगा, पंजाबी तो उस तमिल बच्चे के लिए बहुत ही मतलब नई लैंग्वेज थी, तो उसने धीरे धीरे वो पंजाबी लैंग्वेज सीखी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज इमर्शन या लैंग्वेज ट्रेनिंग। तो देखिए, इमर्शन ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ट्रेनिंग थोड़ी लेने गया था वो लैंग्वेज की, या ट्रेन किया गया उसको, नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो तो आपको ऑलरेडी मिली होती है अपने पेरेंट्स से, जैसे उसकी तमिल थी तो तमिल तो उसकी ऑलरेडी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लैंग्वेज लर्निंग, कि उसने उनके साथ रह के वो लैंग्वेज सीखी, तो लैंग्वेज लर्निंग इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर द टीचर शुड, लैंग्वेज के क्लासरूम में एक टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? बच्चों की मिस्टेक्स को हाईलाइट करेगा? नहीं, बच्चों को शेमफुल नहीं फील करवाना है। एक स्टैंडर्ड सेट कर लेगा बच्चों के लिए, ये भी गलत बात है। एक अच्छा कंडीशंस रखेगा कम्युनिकेट करने के लिए, या स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स? नहीं, एक ही फिक्स एग्जाम्पल क्यों रखनी है? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा उस बच्चे के लिए, एक टीचर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Now comes the next question. During the classroom presentation, the main focus of the learner should be, कि एक लर्नर है क्लासरूम प्रेजेंटेशन दे रहा है या एक टीचर प्रेजेंटेशन दे रही है, तो जो लर्नर का ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? मीनिंग मेकिंग पे, कि उस चीज़ का कोई मीनिंग निकले, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ फैक्ट्स कवर करने हैं, गलत बात है। स्लैंग्स एंड जॉर्गन्स, गलत बात है। कंप्लीशन, सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, ये भी तो गलत बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, मीनिंग मेकिंग। जब तक चीज़ का मीनिंग नहीं बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आते हैं सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर सोसाइटी से रिलेटेड, और किसने ये कंसेप्ट दिया था? ये मैंने कल भी आपको करवाया था सीडीपी का, जब हमने पेपर रिवाइज किया था, कि ये किसने दिया है? वागोट्स्की ने दिया है। तो सोशियो कल्चर मीन सोसाइटी से रिलेटेड है, तो देखिए सीधा सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड। देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट, वर्ड से ही पता लग जाता है। कोग्निटिव आपकी माइंड से रिलेटेड होता है, तो माइंड कहाँ पे है? देखिए जी, तो ये हो गया डी का थर्ड ऑप्शन। इंटरैक्शनल मतलब आप इंटरैक्ट कर रहे हो, बातचीत करते हो लोगों से, तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया। तो जो बचा वो क्या हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें से आप देख लीजिए, ए का 2 किसका है, बी का 4 कहाँ पे है, सी का 1 एंड डी का 3, ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ, ठीक है जी। आपको अगर पता हो ना तो नीचे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।